आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन हम किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन हम बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ऑसवर्ड चिटबर्ग। मॉडर्न फादर जेम्स क्लार्क को बोलते हैं। इंडियन फादर रामनाथ चोपड़ा को बोलते हैं। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हम बोलते हैं जोसेफ लिस्टर को। सेकेंड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज रेफर्ड एज। यानी आपने पेशेंट को कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर किया, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो पूरी बॉडी में, मेटाबोलाइज हुआ, मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट हुआ, इन सब प्रोसेसेस की स्टडी को क्या बोला जाता है? उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, यानी जैसे जैसे ड्रग मूव कर रहा है तो बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या एक्शन है, उसे हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक्स, और ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या एक्शन है, उसे हम बोलेंगे फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे ही ड्रग एडमिनिस्टर किया गया, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई साइट से, सर्कुलेशन में गया, सर्कुलेशन में जाने के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट हुआ। इन सब प्रोसेसेस की स्टडी को हम बोल रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और ड्रग ने बॉडी में एंटर करने के बाद बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाया, क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फार्माकोडायनामिक्स। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फार्माकोविजिलेंस का, तो ड्रग्स के साइड इफेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर ड्रग कोई अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखा रहा है, उसे हम बोलेंगे ड्रग की एफिकेसी कितनी है। मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग इज एफिकेसी ऑफ ड्रग। थेराप्यूटिक इफेक्ट किसे बोलते हैं? जब भी आपने कोई ड्रग दिया, पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, यूजफुल है, फेवरेबल है, तो उसे हम बोलेंगे उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। पोटेंसी ऑफ ड्रग किसे बोला जाता है? पोटेंसी का मतलब है ड्रग कितनी कंसंट्रेशन में दिया, कितने अमाउंट में दिया, उसको देने के बाद जो डेफिनेट इफेक्ट यानी थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है, डेफिनेट इफेक्ट है, वो कितने अमाउंट में देने के बाद, कितनी कंसंट्रेशन में देने के बाद अचीव हो रहा है, उसे हम बोलेंगे पोटेंसी ऑफ ड्रग। नेक्स्ट, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग किसे बोला जाता है? दो तरह की डोज होती है, एक लोडिंग डोज और एक मेंटेनेंस डोज। दो तरह की डोज आप पेशेंट को देते हैं। इसमें लोडिंग डोज के बारे में पूछा गया है। जो लोडिंग डोज है वो हम देते हैं हाई कंसंट्रेशन में। शुरू में जो पहली डोज पेशेंट को जाती है वो लोडिंग डोज है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूटी में सेम इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं, वो मेंटेनेंस डोज है। टू अचीव हाई कंसंट्रेशन इन शॉर्ट टाइम में ज्यादा कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए ज्यादा डोज दी गई है, उसे हम बोलेंगे लोडिंग डोज। लोडिंग डोज जो कि स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड इफेक्ट अचीव करने के लिए जरूरी है, जैसे कि MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट आपने प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट्स को दिया होगा। जो मैग्नीशियम सल्फेट है प्री एक्लेम्शिया में सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले जो दी जाती है हाई डोज दी जाती है, ताकि एक पर्टिकुलर लेवल जितना आपको डिजायर्ड है पेशेंट के ब्लड में उतना मिले, उसे हम बोलेंगे लोडिंग डोज। उसके बाद रेगुलरली पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट चलता है, उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, जो कि मेंटेनेंस रेट में चलता है। लोडिंग डोज से आपने जितना इफेक्ट रिक्वायर्ड है, जितना ड्रग लेवल रिक्वायर्ड है ब्लड में, वो अचीव कर लिया। उस लेवल को मेंटेन करके रखने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं, उसके बाद सेम ड्रग जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। अब जो ड्रग है एक बार एडमिनिस्टर करने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन होगा, एलिमिनेट होगा, तो सेम लेवल का इफेक्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि ड्रग एलिमिनेट हो रहा है धीरे धीरे बॉडी से। तो सेम लेवल को मेंटेन रखने के लिए जो डोज दी जाती है उसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लेसिबो? प्लेसिबो किसे बोला जाता है? प्लेसिबो हम बोलते हैं डमी मेडिकेशन को। अब डमी मेडिकेशन का क्या मतलब है? जैसे कि पेशेंट में अगर फैंटम लिम्ब पेन है, फैंटम लिम्ब पेन का मतलब है एम्पुटेशन के बाद पेशेंट का कोई लिम्ब रिमूव कर दिया गया है। फैंटम लिम्ब पेन में जैसे कि आपने किसी पेशेंट का कोई लिम्ब रिमूव कर दिया, एम्पुटेट कर दिया है, लेकिन पेशेंट को फिर भी जो लिम्ब रिमूव कर दिया गया है उसमें पेन होता है, उसे हम बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन। एक्चुअल में वो लिम्ब प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन फील हो रहा है, उसे बोला जाता है फैंटम लिम्ब पेन। अब इस तरह से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, साइकोलॉजिकल पेन को ट्रीट करने के लिए एक्चुअल में आपने एनाल्जेसिक्स ना देके कोई दूसरी मेडिकेशन दे दी, जैसे कैल्शियम दे दिया। कैल्शियम अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है उन पेशेंट में, कैल्शियम दिया
जिसकी वजह से पेन रिड्यूस करने के लिए तो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगेगा कि उसके लिए एनाल्जेसिक्स दिए गए हैं और जिससे उसके पेन, साइकोलॉजिकल पेन रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसी इनएक्टिव ड्रग जो कि दी जाती है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्लेसिबो डमी मेडिकेशन। व्हाट इज सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्ड ड्रग? ड्रग कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि मूड चेंज कर सकता है, बिहेवियर चेंज कर सकता है, कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ड्रग। ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? ड्रग ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्सोजीनसली यानी बाहर से लिया गया है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शन को, फिजियोलॉजी को चेंज कर सकता है, लेकिन वो थेराप्यूटिक भी हो सकता है, नॉन थेराप्यूटिक भी हो सकता है। जो ड्रग है वो थेराप्यूटिक यानी कि किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दिया जा रहा है। नॉन थेराप्यूटिक भी हो सकता है, जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स अब्यूज करते हैं, कोकेन है, हीरोइन है, वो भी ड्रग ही ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं है, किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं। तो ड्रग जो है वो थेराप्यूटिक भी हो सकता है, नॉन थेराप्यूटिक भी हो सकता है। लेकिन जो मेडिसिन है वो थेराप्यूटिक रहेगी, यानी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। अगर ट्रीट करने के लिए नहीं दी जा रही है तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए दी जा रही है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है एक्चुअल में कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। एज एन एग्जांपल, जैसे सीओपीडी वाले पेशेंट रहते हैं, इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी इन्फेक्शन नहीं है फिर भी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स जा रही है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जा रही हैं। इन्फेक्शन डेवलप होने से पहले ही आप उस कंडीशन को, ताकि ना हो, ड्रग्स दे रहे हो। मेडिसिन, उसे हम बोलेंगे मेडिसिन। अगर डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है, जैसे मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट है जो कि अस्थमा के केस में हम करते हैं। मिथाकोलिन एक ड्रग है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, तो वो डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है, तो उसे भी हम मेडिसिन बोलेंगे। एनेस्थीसिया से पहले कोई ड्रग दी गई है सिक्रेशंस को कम करने के लिए, मसल रिलैक्सेंट दिया गया है, उसे भी हम मेडिसिन ही कंसिडर करेंगे। लेकिन जिसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है उसे हम बोलेंगे ड्रग। थेराप्यूटिक भी हो सकता है, नॉन थेराप्यूटिक भी हो सकता है, उसे ड्रग कंसिडर किया जाएगा। What effect may lead to toxic reaction when a drug is taken continuously or repeatedly? अगर किसी एक ड्रग को बार बार, जब आपको एक डोज देनी चाहिए थी, लेकिन पेशेंट को इतना ज्यादा हो रहा है कि उसने 2 टैबलेट ले ली, 3 टैबलेट ले ली, रिपीटेडली और कंटिन्यूसली ज्यादा ड्रग ली है, उसकी वजह से जो टॉक्सिक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? उसे हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी कि कंटिन्यूसली, रिपीटेडली, सेवरल डोज, ड्रग की ज्यादा डोज लेने की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुए, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुए, इन इफेक्ट्स को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट। टॉलरेंस किसे बोलते हैं? टॉलरेंस का मतलब है प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। एज एन एग्जांपल अगर हम ले इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को जाती है, क्योंकि उनमें इंसुलिन नहीं बनती है, तो बाहर से एक्सोजीनसली आपको देनी पड़ती है। इंसुलिन पेशेंट की रेगुलरली चलती है। पहले मान लो आपने स्टार्ट किया 10 यूनिट से, लेकिन जो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल रहता था उसको कंट्रोल में रख रही थी 10 यूनिट्स, लेकिन बाद में 10 यूनिट्स के साथ उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो गया, यानी 10 यूनिट के साथ पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब आपको देनी पड़ेगी 12 यूनिट। 12 के बाद डोज इंक्रीज करके 16 यूनिट, 20 यूनिट देनी पड़ रही है। यानी जो ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है किसी पर्टिकुलर पेशेंट में, तो उसमें हम बोलते हैं टॉलरेंस डेवलप हो गया है, और उसको स्पेसिफिक इफेक्ट अचीव करने के लिए, आपको डिजायर्ड इफेक्ट अचीव करने के लिए डोज इंक्रीज करनी पड़ रही है, उसे बोला जाता है टॉलरेंस। नेक्स्ट, टैकीफाइलेक्सिस क्या है? डिमिनिशिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, या फिर आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ड्रग के इम्प्रॉपर यूज की वजह से। जैसे कि निमोनिया वाला केस है, निमोनिया वाले केस में हम ज्यादातर पेनिसिलिन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जो बैक्टीरिया है वो जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। अगर पहले पेशेंट को पेनिसिलिन दी, थोड़े टाइम के लिए एक्ट किया और उसने बैक्टीरिया को किल भी किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा, यानी पेनिसिलिन का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, उसे हम बोलेंगे टैकीफाइलेक्सिस। टॉक्सिसिटी, डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज पॉइजनस, यानी पहले तो आप थेराप्यूटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी जितना डोज पेशेंट को ट्रीट करने के लिए रिक्वायर्ड है उसे हम बोलेंगे थेराप्यूटिक डोज, लेकिन अगर उस डोज से ज्यादा डोज पेशेंट की बॉडी में जा रही है, बढ़ रही है, उसे हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी। डोज ज्यादा होने की वजह से एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, वो ड्रग पेशेंट के लिए अब थेराप्यूटिक ना होकर पॉइजनस है, पेशेंट की बॉडी को डैमेज कर रहा है, उसे बोला जाता है टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट, डिक्रीज इन रिस्पॉन्स विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग दे रहे हैं, जैसे 10 यूनिट हम इंसुलिन की दे रहे थे, लेकिन उतना लेवल अब पेशेंट की शुगर कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, रिस्पॉन्स कम हो गया, उसे बोला जाता है टॉलरेंस। नेक्स्ट,
अनप्रिडिक्टेड इफेक्ट टू मेडिकेशन। अब अनप्रिडिक्टेड इफेक्ट है कोई भी मेडिसिन देने के बाद, पेशेंट की बॉडी ओवर रिएक्ट भी कर सकती है, अंडर रिएक्ट भी कर सकती है, उसे हम बोलेंगे इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। मोस्ट ड्रग्स हैव मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन, ज्यादातर ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है वो 100 to 500 के बीच में रहता है, और जितना कम ड्रग का वेट होगा उतनी ही जल्दी वो ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस ड्रग का। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज इंडिकेटर ऑफ। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है ये रेशियो है, इसमें जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है, अगर इस वाली लाइन के अंदर अंदर पेशेंट की डोज है, रिस्पॉन्डिंग है, तो उसे हम बोलेंगे थेराप्यूटिक इफेक्ट। लेकिन अगर इससे ज्यादा इस वाली एरिया में पेशेंट का ग्राफ बन रहा है तब उसे बोला जाएगा टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो रेशियो है जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड में कंसंट्रेशन जितनी ड्रग की है वो थेराप्यूटिक है या फिर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो राइट ऑप्शन है पेशेंट की सेफ्टी का इंडिकेटर है जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है। नेक्स्ट, ड्रग एफिकेसी रेफर्स टू। ड्रग एफिकेसी का क्या मतलब है? ड्रग की एफिकेसी कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, यानी ड्रग कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है पेशेंट में, वो उस ड्रग की एफिकेसी है, कितना एफिशिएंट है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी जितनी होगी उसे हम बोलेंगे ड्रग एफिकेसी। मैक्सिमम हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज सीन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। इनमें से कौन से रूट के साथ अगर आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट में तो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हेपेटिक मतलब लिवर। अब जैसे ही ड्रग इंजेस्ट की जाती है या ओरली ली जाती है, ओरली लेने के बाद वो स्टमक में जाती है, स्टमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके जाती है वो लिवर में, और लिवर में मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाओ। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, इसीलिए हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। अगर पेशेंट को आप सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, टिश्यूज में दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो वहां से ब्लड सर्कुलेशन में वो ड्रग चला जाएगा, लिवर में नहीं जाएगा। अगर रेक्टम के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं तब भी रेक्टम से ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से लिवर में नहीं जाएगा। अगर आप सबलिंगुअली दे रहे हैं वहां से हो सकता है थोड़ा बहुत स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लिवर में जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो ओरल के हैं। सबलिंगुअल से भी वहीं की ब्लड सप्लाई में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाता है, तो सबसे ज्यादा हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस ओरल रूट से हैं। So right option is A. Which of the following factor has maximum effect on filtration of drug by the glomerulus? यानी कौन से फैक्टर की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा फिल्ट्रेशन के ऊपर, ड्रग की फिल्ट्रेशन के ऊपर ग्लोमेरुलस में। अब ड्रग इंजेक्ट किया, अल्टीमेटली लास्ट में ब्लड में जाएगा, ब्लड फिल्टर होने के लिए जाता है किडनी में, तो किडनी के थ्रू जो ड्रग है वो फिल्टर होगी नहीं होगी, इसका मैक्सिमम इफेक्ट कौन से फैक्टर की वजह से आपको देखने को मिलता है? तो इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से। अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में 3 तरह के हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। अगर इन तीनों एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाइंड कर जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ड्रग बाइंड कर जाती है, तो किडनी के थ्रू कम फिल्टर होती है, कम एलिमिनेट होती है। सबसे ज्यादा यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, फार्माकोडायनामिक्स डील्स विद, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फार्माकोडायनामिक्स यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसे हम बोलेंगे फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इनमें से कौन से ड्रग अगर आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको रेगुलरली उसका ब्लड में डोज देखना पड़ेगा। इनमें से जो लिथियम है, लिथियम इज राइट ऑप्शन। लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज बहुत ही नैरो है, से 0.6 to 1.2, जिसकी वजह से इसके डोज ब्लड में एकदम से ज्यादा हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए इस पेशेंट में आपको, जिनको ड्रग जा रहा है, लिथियम जा रहा है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की अगर आप स्टडी कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फार्माकोविजिलेंस। ये क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा बहुत मोल्ड किया गया है। फार्माकोविजिलेंस इज branch of pharmacology concerned with adverse effect of drugs.
नेक्स्ट, 56 ईयर ओल्ड मेल है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसमें डायरेटिक्स दे रहे हैं आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, जो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। तो इस केस में आप ड्रग ए दे रहे हैं और ड्रग बी दे रहे हैं। जो ड्रग ए है वो 50 mg की डोज जा रही है और जो ड्रग बी है वो 500 mg की डोज जा रही है। डोज दोनों की अलग अलग है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो ड्रग है उसका इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, इफेक्ट आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली वाली ड्रग ए जो है डोज कम है लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है दूसरी से, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ड्रग ए है वो ज्यादा पोटेंट है, ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन ड्रग बी, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस कम कंसंट्रेशन में ज्यादा है, तो ज्यादा पोटेंसी है, ज्यादा पोटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंड्यूसर ऑफ माइक्रोजोमल एंजाइम्स? इनमें से कौन सी माइक्रोजोमल एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है? जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स हैं ये लिवर में हैं और ये लिवर में ड्रग को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं। तो इनके इंड्यूसर्स का मतलब है कि ये इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को ज्यादा कर रहे हैं। तो इनमें से ऐसे कौन से ड्रग है, ऐसा कौन सा ड्रग है जो माइक्रोजोमल एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है? रिफाम्पिसिन। माइक्रोजोमल एंजाइम इंड्यूसर, माइक्रोजोमल एंजाइम लिवर में प्रेजेंट है, ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग करते हैं और जो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे माइक्रोजोमल एंजाइम इंड्यूसर, जो दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को ज्यादा कर देंगे। मान लीजिए अगर आप रिफाम्पिसिन के साथ कोई और ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं तो रिफाम्पिसिन उस ड्रग की जो एडिशनल में ड्रग जा रहा था उसकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकता है, जल्दी एलिमिनेट कर सकता है, तो उसकी वजह से उसकी पोटेंसी कम देखने को मिलेगी। ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग। ड्रग्स की एक्सपायरी डेट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ऐसी डेट जिसमें जहां तक पहुंचने तक जो ड्रग है वो फुली पोटेंट है, पेशेंट के लिए सेफ है अगर वो प्रॉपर्ली स्टोर की गई है। ऐसी डेट जब तक जो ड्रग दी जा रही है या जो ड्रग है एक्सपायरी डेट से पहले पहले फुली पोटेंट रहेगी, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी रहेगी जितनी है अगर वो अच्छे से स्टोर की गई है सेफ प्लेस में, उसे हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्रग। शेल्फ लाइफ किसे बोला जाता है? टाइम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट टू एक्सपायरी डेट, जब वो ड्रग बनी और जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है, इन दोनों के बीच के टाइम को हम बोलेंगे शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग सिग्निफाइज। थेराप्यूटिक इंडेक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स से हमें पता चलता है सेफ्टी मार्जिन, यानी जो ड्रग है या वो थेराप्यूटिक रेंज में है या फिर टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है वो हमें थेराप्यूटिक इंडेक्स से पता चल जाएगा, तो इसका सेफ्टी मार्जिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन ऑर्फन ड्रग? ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत रेयरली यूज होती हैं या फिर बहुत रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। इसका एग्जांपल है डैप्सोन। जो डैप्सोन है हमें देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ लेप्रेसी। लेप्रेसी को हम हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। लेप्रेसी के केस में ड्रग ऑफ चॉइस डैप्सोन है, रेयर कंडीशन है लेप्रेसी और डैप्सोन भी रेयरली जाती है, इसलिए इसको ऑर्फन ड्रग बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ड्रग हैविंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज ट्रू? यानी जो प्लाज्मा ड्रग जो है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हमने पहले देखी उनके साथ ज्यादा बाइंड कर रहा है, तो उसकी वजह से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो जितने ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड कर जाएगा, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, जितना ज्यादा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएगा उतना ही ज्यादा उसका फ्री अमाउंट आपको ब्लड में कम देखने को मिलेगा। तो जितना फ्री अमाउंट कम होगा उतना ही कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, क्योंकि फ्री अमाउंट कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो ड्रग? इनमें से लिज्नोप्रिल जो है प्रो ड्रग नहीं है, बाकी ओमेप्राजोल, एनाप्रिल, साइक्लोफॉस्फामाइड ये सब प्रो ड्रग हैं। प्रो ड्रग का मतलब ऐसी ड्रग जब आपने दी तब वो इनएक्टिव फॉर्म में थी, लेकिन जब मेटाबोलाइज हुई, मेटाबोलाइज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसे हम बोलेंगे प्रो ड्रग। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड अ रैपिड रिस्पॉन्स इन पेशेंट? यानी इनमें से कौन से रूट के साथ अगर पेशेंट को आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो ज्यादा रैपिडली इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो इनमें राइट ऑप्शन है सबलिंगुअल। अब अगर इंट्रामस्कुलरली आप दे रहे हैं या फिर सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, अगर इनमें आईवी ऑप्शन भी रहता है, यानी आप डायरेक्ट वेसल में डाल रहे हैं, वेन में डाल रहे हैं, तब वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही है ड्रग, तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इन ऑप्शन में सबलिंगुअल सबसे सही है। सबलिंगुअल में से रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता है, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट भी रैपिडली ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? लिवर के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा कि लिवर में होता है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म इज
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इनमें से ओरल रूट से जो ड्रग जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। Which of the following may affect the drug absorption rate from IM injection site? अगर आप किसी पेशेंट को IM इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इसमें से कौन से ऑप्शन की वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है? राइट ऑप्शन है ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। जितना ज्यादा इंजेक्शन साइट को ब्लड रहता है, ब्लड फ्लो रहता है, उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, और जितना कम ब्लड फ्लो होगा उतनी ही कम एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की। नेक्स्ट, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो ड्रग है, न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होती है इनकी वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन फूड की और ड्रग की स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये सिर्फ वाटर रीएब्जॉर्ब करती है, और वाटर रीएब्जॉर्ब करने के साथ साथ विटामिन के को रीएब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या ड्रग्स हैं वो सभी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। इफ गट मोटिलिटी इज इंक्रीज, गट मतलब जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, माउथ टू एनस जो ट्रैक है, अगर उसकी मोटिलिटी ज्यादा होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगी, अब जितनी ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी उतनी ही जल्दी वो खाना और ड्रग जो है आगे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए कम टाइम मिलेगा क्योंकि जल्दी मूवमेंट हो रही है, जल्दी आगे की तरफ जा रहा है, और एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम कम है। तो राइट ऑप्शन है ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। जितनी ज्यादा गट मोटिलिटी उतना कम एब्जॉर्प्शन। Which of the following drug is commonly administered by intranasal route? इनमें से कौन सी ड्रग जो है ज्यादातर हम इंट्रानेजल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन जो कि वेसोप्रेसिन है, एडीएच हार्मोन है, एंटीडायरेटिक हार्मोन, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और एक्सेस की वजह से SIADH होता है। डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस और एक्सेस की वजह से SIADH। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन, तो उसे ज्यादातर कॉमनली इंट्रानेजल रूट से भी एडमिनिस्टर किया जाता है। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में हमने डिस्कस की टर्मिनोलॉजीज फार्माकोलॉजी की और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम वाइज ड्रग्स के फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस। सो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, इंफॉर्मेटिव रहा है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।